गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने जीवाणु के प्रमुख लक्षण समझे और जीवाणु के आकार के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ आपको कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद फिर आज अपन पढ़ेंगे जीवाणु की संरचना। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि जो जीवाणु होता है वो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सूक्ष्म जीव है। ठीक, इनकी जो साइज है, इनका जो आकार है वो छोटा होता है। लगभग ये मान के चले आप लोग 2 से 25 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। चौड़ाई जो है इनकी 2.5 माइक्रोमीटर की होती है। अब उसके बाद अपन ने देखा कि जीवाणु सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने खोजे और उसका नाम है लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने करी? लीवेनहॉक ने की। उन्होंने जब जीवाणु की खोज की 1676 में, तो उन्होंने एनिमलक्यूलस नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूलस। सबसे पहले जब उन्होंने जीवाणु खोजा तो एनिमलक्यूलस कहा। अब बच्चों, ये जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक भी है। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक भी कौन है? लीवेनहॉक है। आपको याद होगा मृत कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, किसने देखा, तो वो है लीवेनहॉक। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आपको इसमें ध्यान रखना है, टी.ए. बरील। टी.ए. बरील ने सबसे पहले जीवाणु जनित पादप रोग की खोज करी। जीवाणु जनित पादप रोग की खोज की किसने? टी.ए. बरील ने। कब की? 1878 में की। और वो रोग कौन सा था बच्चों? उस रोग का नाम है नाशपाती में दग्ध अंगमारी रोग, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। नाशपाती में दग्ध अंगमारी रोग, ये जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अब उसके बाद अपन ने पढ़े कि जीवाणु के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों, जीवाणु के प्रथम जो लक्षण है देखो उसमें क्या क्या है। नंबर 1, पहला लक्षण कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। नंबर 2 लक्षण अपन ने देखा कि जीवाणु के बाहर की ओर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु के चारों ओर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद देखो, जीवाणु जो है उनमें श्वसन स्थल का कार्य मीजोसोम के द्वारा होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये अपने मीजोसोम बनाया है। ये मीजोसोम इस कोशिका झिल्ली का ही एक फोल्ड है। ये कोशिका झिल्ली है, ये वाइट लाइन जो आपको दिख रही है ये कोशिका झिल्ली को बता रही है। तो ये कोशिका झिल्ली अंदर की ओर ऐसे उभर करके और एक पॉकेट के समान संरचना बना लेती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मीजोसोम बोलेंगे। और ये जो मीजोसोम होता है इसमें श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ये मीजोसोम क्या काम करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, तो मीजोसोम हो गया। उसके बाद देखो, जो जीवाणु होता है उसमें जीवाणु का जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या क्या है? तो बच्चों यहाँ पर देखो डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, इसके अलावा एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब यहाँ पर मिलेंगे। जीवाणु का जो मुख्य डीएनए होता है ये नग्न होता है, वृत्ताकार होता है और द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको केंद्रक नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक नहीं मिलता। क्लियर है। अब इसके अलावा देखो, इस कोशिका द्रव्य में तो मुख्य डीएनए है सही, लेकिन इस मुख्य डीएनए के अलावा इसमें और भी वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। इन वृत्ताकार डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। बच्चों, इस प्लाज्मिड का उपयोग क्या होता है? जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जीन जो होती है, तो जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए इस प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। ठीक, तो वाहक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखें कि ये जो जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में अपन देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक और आवरण है जिसका नाम है कैप्सूलियस श्लेष्मा का बना हुआ है। तो अपन ने इतना जो प्रमुख लक्षण थे ये तो कल वाले क्लास में देख लेते। उसके बाद अपन ने कल जीवाणु के आकार भी देखे बच्चों। तो जीवाणु कौन कौन से आकार के होते हैं? जैसे गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं, इसके अलावा सर्पिलाकार होते हैं, कोमा के आकार के जीवाणु होते हैं। गोलाकार जो जीवाणु होते हैं वो भी उनकी व्यवस्था के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोकोकस हो सकते हैं, डिप्लोकोकस हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, इसके अलावा टेट्राकोकस हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस हो सकते हैं, सारसीना प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है कि जीवाणु कोशिकाएं किस रूप में वहाँ पर व्यवस्थित है। क्लियर। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि गोल एक जीवाणु कोशिका है और वो एक ही है, स्वतंत्र है, एकल है, एक जीवाणु कोशिका है वो गोल है, तो मोनोकोकस की श्रेणी में जाएगी। दो गोल जीवाणु कोशिका आपस में जुड़ी हुई है तो डिप्लोकोकस हो जाएगी। ऐसे अगर कई सारे जुड़ करके एक श्रृंखला बना ले तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बन जाते हैं। चार का समूह बन गया तो फिर वो टेट्राकोकस बन जाते हैं, टेट्राड कहलाते हैं। अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना ली तो उसको स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे। घन के समान संरचना बना ली उन्होंने तो फिर वो क्या कहलाती है? सारसीना कहलाती है। क्लियर। छड़ के समान है, छड़ाकार हो गया। सांप के जैसा है, सर्पिलाकार हो गया। और हिंदी में अपन जो कोमा लगाते हैं, अगर उस कोमा की तरह आकृति का जीवाणु है तो वो कोमाकार जीवाणु बन जाता है। क्लियर। तो ये तो अपन ने बच्चों पढ़ लिया था कल। अब आज अपन डिस्कस करेंगे जीवाणु की संरचना, जीवाणु कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है। तो देखो बच्चों, जीवाणु कोशिका की संरचना को अपन डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों के लिए मैं एक नया पैटर्न लेके आया हूँ। नया पैटर्न ये है कि बच्चों, जब अपन यहाँ पर समझ रहे हैं बोर्ड पर, मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ, दूसरी बातें भी लिख रहा हूँ, तो आप लोग जैसे साथ के साथ नोट्स तो बना नहीं रहे भी, क्योंकि आपको नोट्स अलग से बनाने पड़ते हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ के साथ अपन नोट्स भी बना लें, थोड़ी स्पीड ही तो कम होगी और क्या होगा, है ना। मैं आपको डायग्राम बनाने का भी टाइम दूंगा फिर, और जब मैं कहूँगा कि बच्चों लिखो तो फिर आपको वो बातें लिखनी होगी। ठीक, तो आज से एक ये नया पैटर्न अपना रहे अपन, और इस पैटर्न को अपन 2 दिन तक लागू रखेंगे। उसके बाद आपसे रिव्यू पूछा जाएगा इसका कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। अगर आपको ये पैटर्न पहले से बेटर लगता है, पहले से अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे को यस लिख के भेजेंगे कि सर ये पैटर्न ठीक है और इसी से आगे पढ़ाई जारी रखें। तो इस पैटर्न से पढ़ाएंगे। और आपको लगता है सर पहले वाला पैटर्न ज़्यादा बेटर था, तो फिर पहले वाले पैटर्न से पढ़ा देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिव्यू देते हैं और आप क्या चाहते हैं। ठीक, तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर मैं आपको लिखा के पढ़ाऊंगा, यानी साथ के साथ अपन नोट्स भी बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अपना टॉपिक जो है उसका नाम क्या है? जीवाणु की संरचना है। सबसे पहले तो संरचना को समझते हैं बच्चों अपन, जीवाणु की संरचना में क्या क्या होता है। तो जीवाणु जो है ये RH विटेकर के अनुसार मोनेरा जगत में रखे गए हैं, क्योंकि RH विटेकर ने कितने जगत बनाए थे? 5। तो 5 जो जगत बनाए थे उनमें से पहला जगत मोनेरा था, मोनेरा में जीवाणु आते हैं। दूसरा जगत प्रोटिस्टा है, तीसरा जगत फंजाई है, चौथा जगत प्लांटी है और 5वां जगत है एनिमेलिया। तो अपन कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के अंदर आते हैं जीवाणु। उसके बाद जो कार्ल ऊज और उसके सहयोगियों ने जो डोमेन बनाए 1990 में जो वर्गीकरण दिया, तो बच्चों उन्होंने क्या करा,
कार्ल ऊज ने पूरे सजीवों को 6 जगत में बांट दिया। उन्होंने और कुछ भी नहीं करा, उन्होंने जो मोनेरा जगत है इसी के टुकड़े कर दिए। अभी अपन पढ़ते हैं कि मोनेरा जगत के अंदर जो जीवाणु आते हैं उनको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक। लेकिन कार्ल ऊज ने क्या करा, उन्होंने 3 डोमेन बनाए, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया डोमेन के अंदर उन्होंने आर्की बैक्टीरिया जीवाणु को रख दिया, बैक्टीरिया के अंदर मोनेरा जगत को रख दिया और यूकेरिया के अंदर बाकी जो जगत है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया उनको रख दिया। तो वो तो बात होगी अपने कि जीवाणु जो है इसका जगत कौन सा है बच्चों, मोनेरा जगत है। अब जीवाणु कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का मेन जो मतलब है वो भी आप समझ लो। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती है जो सुविकसित केंद्रक वाली नहीं होती है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इनके अंदर जो डीएनए होता है जो वो ऐसे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं मिलते हैं। जैसे अपन इधर जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जैसे पादप की कोशिका है या फिर जंतु की कोशिका है, तो बच्चों वहाँ पर अपन देखते हैं कि उनके अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनमें गोल्जिकाएं होती है, उनके अंदर लाइसोसोम होता है, उनके अंदर पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये झिल्ली वाले कोशिकांग अपन वहाँ पर देखते हैं। लेकिन ये जो जीवाणु कोशिका है इसमें आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहा है, अंतःपृथ्वी जालिका लिख रहा है, गोल्जिकाएं लिख रहा है, नहीं है कहीं पर भी। नहीं यहाँ पर केंद्रक लिखा हुआ है, नहीं केंद्र झिल्ली लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं है। जबकि अपने कवक जब पढ़े थे तो वहाँ पर ये सब लिखे थे। क्योंकि कवक कौन सी कोशिका है बेटा, कवक जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर। तो जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसमें झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो केंद्रक है वो भी नहीं मिलेगा। अब देखो जीवाणु कोशिका को अपन देखें कि जीवाणु कोशिका में सबसे बाहर की ओर पहले अपन देखते हैं जीवाणु कोशिका में बाहर की ओर एक दृढ़ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। ये सबसे बाहर की ओर अपन ने यहाँ पर कोशिका भित्ति बना दी। क्लियर। ये सेल वाल होगी। अब ये जो सेल वाल होती है बच्चों, ये जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर जेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये तो हो गया आपकी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, ये जो हरे रंग की दिख रही है वो। अभी जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। और बच्चों श्लेष्मा का जो आवरण है ये कहलाता है कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक। अब उसके बाद फिर आएगी कोशिका झिल्ली। तो सबसे अंदर की ओर कोशिका झिल्ली हो गई, फिर कोशिका भित्ति हो गई और फिर कैप्सूल हो गया। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, फोस्फोलिपिड है, उनकी बनी होती है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और संरचना दिखाई दे रही है, पाइलाई। ये सूक्ष्म धागे के समान जो संरचना होती है बच्चों, ये होती है पाइलाई। ये पिलाई नामक प्रोटीन की सूक्ष्म धागे के समान संरचना होती है, जिसको पाइलाई बोलते हैं। ये पाइलाई क्या काम आती है, ये पाइलम क्या करती है, देखो जब संयुग्मन, जब जनन की क्रिया होती है तो जीवाणु को चिपकाने में सहायक होती है। नंबर 2, किसी आधार से भी जीवाणु को चिपकाने में ये सहायक होती है। तो कुल मिलाकर के किसी आधार से या संयुग्मन के समय जीवाणु को चिपकाने में ये सहायक होती है पाइलाई। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अपन देखें कि इसकी जो कोशिका झिल्ली है, ठीक, इस कोशिका झिल्ली को अगर अपन देखें तो ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है इस तरह से, और एक पॉकेट के समान संरचना बना ली। इस पॉकेट के समान संरचना को क्या बोलेंगे बच्चों, अपन मीजोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीजोसोम बोलेंगे। और ये जो मीजोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस मीजोसोम के अंदर श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं।
क्या पाई जाते हैं? श्वसन के एंजाइम। और वो जो श्वसन के एंजाइम होते हैं वो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक है। इसीलिए मेसोसोम की तुलना किससे करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अलावा देखो आप लोग, ये है एक लंबी दागीनुमा संरचना, ये है कसाबिका, फ्लैजिला बोलेंगे इसको। और इस फ्लैजिला का निर्माण होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। अब बच्चों बात ये आती है कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का काम क्या है, इस फ्लैजिला का काम क्या है, कसाबिका का काम क्या है? तो इस कसाबिका का काम होता है गति में सहायक। जिन जीवाणुओं में कसाबिका पाई जाती है वो जीवाणु गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? गतिशील होते हैं। अब इस कसाबिका के आधार पर, इसकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर जीवाणु जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।